नमस्कार, मैं हूँ आलोक पाल। आपका स्वागत करता हूँ कानपुर वार्ता पर। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज बात ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी इतनी आग बबूला क्यों है? ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की एक पार्टनर हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा पार्टनर है। इसके बावजूद ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य सबसे बड़े नेता राहुल गांधी से इस तरह नाराज हैं, या यूं कहें कि वो राहुल गांधी पर आग बबूला हैं। जिस तरह से पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को लगभग दुत्कारते हुए कहा कि वह पश्चिम बंगाल में किसी भी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को 2 लोकसभा से ज्यादा सीटें नहीं देंगी, और कांग्रेस पार्टी, जो कि बताया जाता है कि वहां पर शायद 10 या 8 लोकसभा सीटों की मांग कर रही थी, तो ममता बनर्जी ने अपना गुस्सा प्रदर्शित करते हुए सीधे सीधे यह ऐलान कर दिया कि कांग्रेस पार्टी अगर चाहे तो 2 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, अन्यथा वह अपना रास्ता देख ले। और लगे हाथ उन्होंने यह भी बोल दिया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस किसी भी स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी के साथ सीट शेयरिंग शेयरिंग नहीं करेगी। वह पूरी की पूरी 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। अब जब ममता बनर्जी का यह बयान आया तो कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई, और जो तथाकथित इंडिया अलायंस या जो भी आप नाम लें, उसमें तो किसी को कोई फर्क पड़ना नहीं था, ना किसी को कोई फर्क पड़ता है। तो बाकी तो सब अपना जो मौज कर रहे थे वैसे ही मौज करते रहे। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक खलबली हुई और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के केंद्र से लेकर के राज्य तक के बहुत सारे नेताओं ने इस पर अपने अपने बयान दिए, और बयान क्या दिए, बयानों के माध्यम से इस पूरे विषय पर लीपापोती करने की कोशिश की। अब इस चीज को स्पष्ट करते हुए ममता बनर्जी ने फिर एक बार राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा के सिलीगुड़ी में एंट्री पर रोक लगा दी। जब सिलीगुड़ी में उनकी यात्रा पर रोक लगा दी गई, उसी बीच समय आ गया गणतंत्र दिवस का। तो गणतंत्र दिवस की वजह से 2 दिन का ब्रेक था यात्रा में। 2 दिन के ब्रेक के बाद आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी इस बीच में दोनों पार्टियों के बीच में। तो उस अंडरस्टैंडिंग के बाद किसी तरह से राहुल गांधी की उस यात्रा को सिलीगुड़ी में, जब 2 दिन बाद यात्रा रिज्यूम हुई, तब प्रवेश दिया गया, और वह भी सशर्त। खैर, सिलीगुड़ी से यात्रा निकली और उसके बाद शायद 1 या 2 दिन पश्चिम बंगाल में रही, और फिर वो लोग बिहार आ गए। बिहार आने से पहले ही नीतीश कुमार छोड़ छाड़ के जा चुके थे। खैर, बिहार में कोई बड़ा बवाल नहीं हुआ और बिहार से यात्रा आराम से निकल गई, और बिहार में 2 दिन रहने के बाद उनकी यात्रा एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में पहुंच गई। जब दोबारा से पश्चिम बंगाल में पहुंची तो फिर से वही पुराना वाला सिस्टम वहां शुरू हो गया, और उन्होंने उनकी यात्रा की एंट्री पर एक बार फिर से रोक लगाने की कोशिश की। बल्कि इस बार यात्रा पे तो रोक नहीं लगाई, लेकिन जो एक रैली कहीं पे करना चाहते थे उस रैली पर रोक लगा दी। और उसका जो बहाना था वह इतना घटिया बहाना था कि उसे कोई भी मानने को तैयार ना हो। वहां कोई परीक्षा हो रही है शायद, बोर्ड, जो माध्यमिक बोर्ड होते हैं उनकी कोई परीक्षा हो रही है, तो उसका बहाना लेकर के उनकी रैली पर रोक लगा दी। इतने सबसे भी जब बात नहीं बनी, तो
बताया जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की यात्रा पर हमला कर दिया। ऐसी सूचनाएं उस दिन सुबह आई कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की यात्रा पर हमला कर दिया और उस हमले में एक गाड़ी की जो विंडशील्ड होती है वह टूट गई। लेकिन चूंकि कांग्रेस अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने नतमस्तक पड़ी हुई है, तो कांग्रेस के नेताओं ने फिर एक बार सफाई दी कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, गाड़ी पर कोई हमला नहीं हुआ है। जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं उसमें कोई आपाधापी की स्थिति हो गई थी, जिसमें कोई रस्सी खींची जा रही थी और उस रस्सी से टकरा कर विंडशील्ड टूट गई। हालांकि रस्सी से टकरा कर विंडशील्ड टूटने की घटना शायद ये पहली होगी। आमतौर पर रस्सी से टकरा के विंडशील्ड टूटा नहीं करती हैं, रस्सियां टूट जाती हैं। तो खैर इस तरह के बयान कांग्रेस के नेताओं ने दिए। फिर इससे जब बात आगे बढ़ी तो ममता बनर्जी, अब ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी, तो उन्होंने कांग्रेस की उस लीपापोती पर भी पूरी तरह से पानी फेरते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक तृणमूल कांग्रेस से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात मैंने पिछले अपने एक वीडियो में कही थी, नीतीश कुमार को लेकर के भी कही थी और ममता बनर्जी को लेकर के भी कही थी। नीतीश कुमार के पास तो उस तरह का मुस्लिम सपोर्ट रहा नहीं है। एक समय पर नीतीश कुमार को भी इसी तरह का बुखार चढ़ा था। तो ममता बनर्जी की प्रॉब्लम क्या है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अगर उनका 10-15% भी मुस्लिम वोट कट जाए कुल मुस्लिमों में से, तो उनको ये लगेगा, तो उनका चुनाव हारना लगभग तय हो जाएगा। आप ये मान लीजिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव जीतती ही मुस्लिम वोटों की वजह से। अब उसका भी मैं आपको गणित समझाऊंगा कि कैसे होता है। तो जो एक डर ममता बनर्जी के दिमाग में था वो यही था कि अगर कांग्रेस पार्टी की यात्रा पश्चिम बंगाल में निकलती है तो जिस तरह से साउथ इंडिया में, और मैं बार बार कहता हूं बात केवल साउथ इंडिया की नहीं है, यह बात अब पूरे इंडिया की है कि पूरे भारत में जिस तरह से मुसलमान अब उनके साथ आ रहे हैं, उनके मतलब कांग्रेस के साथ, तो सभी क्षेत्रीय दलों को इस बात का डर है कि अगर उनसे मुसलमान छिटक गया तो फिर वो खत्म हो जाएंगे। तो ममता बनर्जी की नाराजगी का बड़ा कारण यही है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक पर डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया कि पश्चिम बंगाल में इस इंडिया अलायंस या वह इंडिया अलायंस जिसका नीतीश कुमार अंतिम संस्कार कर चुके हैं, कोई वजूद अब बचता नहीं है। अब राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या जो भी दल हैं वो ये कहते रहे कि इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, अब उस अलायंस का कोई वजूद नहीं बचा है। देखिए नीतीश कुमार बाहर आ गए, बात खत्म हो गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नहीं साथ दे रही हैं, लगभग वो भी बाहर आ चुकी हैं, केवल कहने के लिए हैं। तो अब वहां पर जो स्थिति बनाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस कि एक भाजपा या एनडीए उम्मीदवार के अगेंस्ट एक इंडिया अलायंस या एनडीए अलायंस का कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना उस स्थिति में लगभग खत्म हो जाती है जबकि ममता बनर्जी कांग्रेस से ये कहें कि या तो आप 2 सीट पर चुनाव लड़िए या ना लड़िए, अगर लड़ना है, हमारे साथ लड़ना है तो 2 पर लड़िए। अब कोई भी राजनीतिक दल और खास तौर से एक ऐसा राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर पे हो, वो
एक पूरे के पूरे राज्य में और इतने बड़े राज्य में जहां से 42 लोकसभा सीटें आती हों, वहां पर चुनाव ही ना लड़े। तो ये तो जो थोड़ा बहुत भी वहां पर उसका प्रेजेंस बचा हुआ है उसको भी खत्म करने जैसा होगा। अब है क्या कि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति बन गई है उसमें हर लोकसभा सीट पर कम से कम 3 प्रमुख उम्मीदवारों के खड़े होने की पूरी संभावना है। और संभावना क्या, आप निश्चित मानिए कि कम से कम 3 प्रमुख उम्मीदवार हर लोकसभा सीट पर खड़े होंगे। एक तृणमूल कांग्रेस का, एक बीजेपी या एनडीए का। वैसे तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ही है, बाकी तो कोई दल से उसका कोई ऐसा गठबंधन है नहीं, कोई छोटा मोटा होगा बहुत, 2-1 जिले की पार्टी तो बात अलग है। और तीसरा कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन का। अब जब ऐसा होगा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन से एक कैंडिडेट, ममता बनर्जी की पार्टी से एक कैंडिडेट और बीजेपी से एक कैंडिडेट, तो वहां पर जो स्थिति उत्पन्न होगी उसमें जो सबसे ज्यादा फायदे में कोई पार्टी रहेगी तो वो रहेगी बीजेपी। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो होगा तृणमूल कांग्रेस को, क्योंकि जो तीसरा उम्मीदवार खड़ा होगा कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से, उसको जो भी मत मिलेंगे उनमें से ज्यादातर मत वो होंगे जो उसकी अनुपस्थिति में ममता बनर्जी को मिलने वाले थे। उनकी मात्रा आप मान के चलिए कि 60 से 70% तक होगी। तो ऐसे में ममता बनर्जी का आग बबूला होना बिल्कुल लाजमी है और उन्हें होना भी चाहिए। अब इसकी वास्तविकता जो है वो तो तभी पता चलेगी जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे। चुनाव परिणाम आएंगे तो स्पष्ट रूप से खुलकर आएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझको बार बार लगता है कि 2024 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी किसी भी स्थिति में तृणमूल कांग्रेस से कम सीटें नहीं लाने वाली। या तो दोनों की बराबर सीटें आएंगी या हो सकता है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरे। अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरती है तो तृणमूल कांग्रेस की जो नाराजगी अभी कांग्रेस के प्रति है वो चुनाव के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और उस नाराजगी के बढ़ने का एक कारण ये होगा कि आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में इस बात की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि तृणमूल कांग्रेस राज्य की सत्ता से बाहर हो जाए। पश्चिम बंगाल राजनीतिक रूप से बहुत स्थिर राज्य रहा है। आप इस तरह से देखिए कि पश्चिम बंगाल में पिछले लगभग 75 से 70 साल में, मतलब 1947 से लेकर के अभी तक जो स्थिति है उसमें केवल 3 पार्टियों ने अभी तक राज्य किया है। पहले लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, जब कम्युनिस्ट पार्टियों ने कांग्रेस को हटाया तो उसके बाद उनका शासन रहा और फिर तृणमूल कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टियों को सत्ता से हटाया। तो 75 से 70 साल के पीरियड में अगर केवल 3 दलों ने, मतलब प्रमुख रूप से 3 दल, कम्युनिस्ट पार्टियों को तो एक ग्रुप था, तो अगर केवल 3 दलों ने राज किया है या यूं कह लो कि 3 गठबंधनों ने राज किया है, तो आप समझ सकते हैं पश्चिम बंगाल में स्थिति किस तरह से बदलती है। और जब भी वहां परिवर्तन हुआ इसी तरह से हुआ। पहले सत्ताधारी दल लोकसभा के चुनावों में कमजोर पड़ा है और उसके बाद विधानसभा चुनाव जब हुए हैं तो सत्ताधारी दल की छुट्टी हुई है। अब 2026 को लेकर के ममता बनर्जी बहुत मतलब उनको एक कंसर्न है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी इतनी बढ़ जाए कि 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में
तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटा दे और खुद सत्ता में आ जाए। अगर ऐसा होता है तो ममता बनर्जी, फिर आप ये मान के चलिए कि लगभग कहीं की नहीं रहेंगी। अब उम्र भी उनका साथ नहीं देगी और बाकी जो उनकी पार्टी के नेता हैं उनमें कोई इस तरह का ऐसा जादू है नहीं। और जहां तक अभिषेक बनर्जी की बात है, तो अभिषेक बनर्जी का तो अभी करियर ही शुरू हुआ है और वो दुनिया भर के घपले घोटालों में फंस चुके हैं। उनके साथ आगे क्या होगा पता नहीं। तो जो मुख्य बात थी वह थी ममता बनर्जी के आग बबूला होने की। तो ममता बनर्जी के आग बबूला होने का सबसे बड़ा कारण वही है कि उनको डर सता रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक के साथ अगर कांग्रेस अपना लगाव दिखाने की कोशिश करेगी, उसके तुष्टीकरण की कोशिश करेगी और अगर थोड़ा सा भी मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ चला गया तो तृणमूल कांग्रेस की छुट्टी हो जाएगी। अब जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि वहां पे मुस्लिम वोट की वजह से क्यों जीतते हैं, तो आप कहीं का भी पैटर्न उठा करके देख लीजिए पूरे भारत में। जहां पर मुस्लिम आबादी होती है वहां पर जो मतदान का प्रतिशत होता है वह बाकी जगहों से कहीं ज्यादा ऊपर होता है। अगर हिंदू किसी क्षेत्र में 50% मतदान कर रहा होता है तो उसी क्षेत्र में जो मुस्लिम होते हैं वो कम से कम 75 से 80% मतदान करते हैं। और पश्चिम बंगाल तो एक ऐसा राज्य है जहां मतदान प्रतिशत भी बहुत हाई होता है। तो वहां जो 30% आबादी है मुसलमानों की, उसका 90-95% जा करके पोल करके आता है। अब अगर एक मोटा मोटा आंकड़ा लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि 100 वोटर है किसी क्षेत्र में, उसमें से 30 मुस्लिम हैं और उनमें से 90% वोट दे करके आ रहे हैं। बाकी के कुछ अन्य धर्मों के होंगे, मान लीजिए 65 हिंदू हैं और वो 70% वोट डाल रहे हैं। तो 65 हिंदू 70% वोट डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुओं ने जो वोट डाला उसकी कुल संख्या हुई 45 के आसपास, 45-46। और जो मुस्लिमों ने वोट डाला उसकी संख्या हो गई 27। तो एक तरफ 30 में 27 लोग वोट डाल रहे हैं, एक तरफ 65 में 45-46 लोग वोट डाल रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ममता बनर्जी की पार्टी को अभी जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें मेरे ख्याल से 44-44% के आसपास वोट मिला था। अब सोचिए कि 44 में से अगर 27% केवल मुसलमान मिल रहा है और आपको 15-17% हिंदू मिल जाता है तो आप चुनाव निकाल ले जाते हैं। हिंदुओं का वोट कभी भी उस तरह से कंसोलिडेट नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है जिस तरह से मुसलमानों का होता है। तो इसलिए ममता बनर्जी का की चिंता का ये विषय है, वो उस वोट बैंक पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहती। और राहुल गांधी अगर पश्चिम बंगाल में, पूरे पश्चिम बंगाल में अगर वो घूम जाते हैं आज की परिस्थिति में, तो आप ये तय मानिए कि पश्चिम बंगाल, और खासतौर से अगर वो लोकसभा चुनाव में अच्छे कैंडिडेट उतार देते हैं, तो पश्चिम बंगाल में कम से कम 25 से 30% मुसलमान वो कांग्रेस को वोट कराएगा। कंडीशन एक ही है कि कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, लगना चाहिए कि जिता हुआ है। तो वो डर सता रहा ममता बनर्जी को। दूसरा, उनका कम्युनिस्ट पार्टियों से जो झगड़ा है, वो ममता बनर्जी को लगता है कि कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टियों को जबरदस्ती उनके साथ गठबंधन करके पश्चिम बंगाल में पुनर्जीवित करना चाहती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट लगभग खत्म हो चुके हैं। ममता नहीं चाहती कि वो दोबारा से उस तरह की कोई शक्ति पाए। लेकिन कांग्रेस के पास भले छोटा सा वोट बैंक हो 4-5% का, और अब तो शायद वो भी नहीं बचा है, तो वो उससे डरती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ही वोट लेके, हमारा वोट बैंक लेकर के वो फिर से जो है रिवाइव हो जाए और हमें फिर एक बार उनसे मुकाबला करना पड़े। तो ये जो आप ममता बनर्जी का पिछले 10-12 दिन से जो रूप देख रहे हैं, खासतौर से जब से राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा शुरू की है उसके बाद से, वो इसी कारण है।
वो ये तो चाहती हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं, पश्चिम बंगाल के बाहर हो। आज की वार्ता में इतना ही। आप भी इस पर विचार करें, कमेंट करें। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।